Good afternoon, students. So, students, in today's class, we are going to start a new topic, which is spring force. तो बेटा स्प्रिंग फोर्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आप लॉज ऑफ मोशन के अंदर कर रहे हो या फिर आगे भी वर्क, पावर, एनर्जी और डिफरेंट जो चैप्टर आपके आने वाले हैं मैकेनिक्स के अंदर, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स के अंदर वहाँ पे स्प्रिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 2 या 3 चीज़ें ही आपको पता होना चाहिए स्प्रिंग के बारे में। एक तो कि हमारी जो स्प्रिंग है वो कितना फोर्स लगाती है और किस कंडीशन के अंदर फोर्स लगाएगी। दूसरी चीज़ आपको क्या पता होना चाहिए कि उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगी। ओके, तो ये 2 पॉइंट आपको पता होना चाहिए स्प्रिंग के बारे में। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि स्प्रिंग कब हमारा फोर्स लगाती है। तो बेटा ये है हमारी कोई स्प्रिंग, जैसे मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक डायग्राम बना के रखा है। तो ये एक स्प्रिंग है, इसका एक कोना यहाँ से हमने फिक्स किया हुआ, बांधा हुआ है, और ये पूरी आपकी स्प्रिंग ऐसे करके आपको दी हुई। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक कोना बस इसको यहाँ से थोड़ा सा बस होल्ड किया, इसको बांध दिया, उसके बाद इसको खाली छोड़ दिया, ऐसे रिलीज कर रखा है। ठीक है, तो ये होती है जो स्प्रिंग होती है, ये हमारी क्या है, फ्री स्प्रिंग है। इसके ऊपर हम कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे। ठीक है, फ्री स्प्रिंग है। तो इसकी जो लेंथ होती है वो हम बोलते हैं क्या, फ्री लेंथ, नेचुरल लेंथ या फिर ओरिजिनल लेंथ। 3 नाम से नापते हैं इसको, 3 नाम से जानते हैं। एक तो क्या बोलते हैं इसको हम, फ्री लेंथ, और इसी को हम बोल देते हैं क्या, नेचुरल लेंथ, और इसी को हम बोल देते हैं कई बार ओरिजिनल लेंथ। ये 3 नाम होते हैं। तो मतलब कोई स्प्रिंग है आपके पास, आपने उसको बस रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से आपने रखा हुआ है उसको। अभी बेटा ये स्प्रिंग तो कुछ फोर्स लगाएगी नहीं, और ओरिजिनली नेचुरल पोजीशन के अंदर इसको रखा हुआ है, तो आपको सी बात है किसी डायरेक्शन में आपके फोर्स नहीं लगाएगी। अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। अभी मैंने क्या किया बेटा, इसका स्टार्टिंग में तो ये फ्री लेंथ, ये ओरिजिनल लेंथ है, ऐसे करके हमारी कोई स्प्रिंग रखी हुई थी। अभी मैंने क्या किया, इसके इस कोने को पकड़ा और मैंने इसको खींचना स्टार्ट कर दिया आगे की तरफ, स्ट्रेच कर दिया इसको मैं। ठीक है, तो जब अगर आप इसको आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे तो लेट्स से ये थी इसकी ओरिजिनल लेंथ, और इसकी ओरिजिनल लेंथ से मैंने आगे की तरफ इसको पकड़ के खींच लिया। ठीक है, यहां तक खींच लिया मैंने। तो बेटा अभी आप देखेंगे कि अगर कोई नेचुरल स्प्रिंग है, एक एंड इसका बांधा हुआ है, आपने इसको पकड़ के खींच लिया, तो आपके हाथ के ऊपर ये किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगी। आप प्रैक्टिकली करके देखिए इस चीज को। एक स्प्रिंग का एक एंड किसी एक हाथ से ले लिए, एक हाथ में ले लीजिए, दूसरा एंड दूसरे हाथ में ले लीजिए। आप क्या कीजिए, स्टार्टिंग के अंदर कोई फोर्स लगेगा नहीं, आप ना तो किसी भी एंड को आप खींच नहीं रहे हैं, आप ऐसे कैसे उसको एंड को पकड़ लिया। अभी एक एंड को आप फिक्स रखिए ऐसे करके, दूसरे एंड को आप खींचना स्टार्ट करिए आगे की तरफ। तो आप जब खींचेंगे तो आपको लगेगा कि जो स्प्रिंग है वो आपके इस हैंड पे और इस हैंड पे, दोनों हैंड के ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगी। तो आपने ऐसे करके इसको पकड़ के खींचा, तो इस हैंड के ऊपर आपकी तरफ किस तरफ फोर्स लगेगी स्प्रिंग, तो आप कहेंगे इस तरफ स्प्रिंग आपका फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगी, इस डायरेक्शन के अंदर। ओके, अभी मैं उल्टा करता हूं। अगर हम उल्टा करते हैं, क्या करते हैं, हम इसको कंप्रेस करते हैं। इस बार तो जैसे मैंने खींचा इस स्प्रिंग को, अगर मैंने इसको उल्टा करके इसको मैंने कंप्रेस कर दिया, और सपोज कर लिए इसको कंप्रेस भी मैंने कितना किया, ये थी इसकी ओरिजिनल लेंथ, जो मैं इसको अच्छे से कर, और मैंने इसको कितना इलोंगेट कर दिया था बेटा, इसको स्ट्रेच कर दिया था मैंने x डिस्टेंस। अभी मैंने क्या किया, इसको x डिस्टेंस कंप्रेस कर दिया। ओके, तो बेटा आपने इसको पकड़ा, इसको ऐसे करके कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस करेंगे तो भी क्या करेगी, स्प्रिंग आपके ऊपर, हाथ के ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगी। किस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाएगी, आपने अगर इसको कंप्रेस किया तो अभी स्प्रिंग आपको पता होगा बेटा कि ये स्प्रिंग आपका उल्टी डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर।
तो जब मैंने इसको स्ट्रेच किया तो भी स्प्रिंग ने फोर्स लगाया, किस डायरेक्शन में लगाया, इस डायरेक्शन के अंदर लगाया। जब मैं इसको कंप्रेस कर रहा था तो स्प्रिंग ने मेरे ऊपर फोर्स लगाया, किस डायरेक्शन में लगाया, इस डायरेक्शन के अंदर लगाया। तो बेटा डायरेक्शन के बारे में मैं क्या बोल सकता हूं, तो आप कहेंगे कि जब मैंने इसको स्ट्रेच किया तो मैंने इलोंगेट किया किस डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर मैंने क्या किया, स्ट्रेच किया और इसको डिफॉर्म किया। स्ट्रेच किया या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, मैंने स्प्रिंग को डिफॉर्म किया। जो ओरिजिनल जैसी स्प्रिंग दिख रही थी वैसी नहीं दिखेगी, मैंने क्या किया, आगे की तरफ इसको खींच के क्या किया, मैंने इसको डिफॉर्म किया, है ना। तो जब मैंने इसको डिफॉर्म किया आगे की तरफ, तो जो फोर्स लगा वो किस तरफ लगा बेटा, पीछे की तरफ लगा। और जब मैंने इस स्प्रिंग को डिफॉर्म किया आगे की तरफ कंप्रेस करके, तो जो मेरा फोर्स लगा वो किस तरफ लगा, पीछे की तरफ लगा। तो जब स्टार्टिंग के अंदर, जब मैं इस केस के अंदर जो मेरा डिफॉर्मेशन था बेटा किस तरफ था, इस तरफ मेरा डिफॉर्मेशन, तो मैं आगे की तरफ खींच रहा था। फोर्स किस तरफ लगा बेटा, पीछे की तरफ लगा, है ना। डिफॉर्मेशन मेरा आगे की तरफ था, फोर्स मेरा किस तरफ लगा है, तो आप कहेंगे फोर्स मेरा लगा किसकी तरफ, पीछे की तरफ। इस केस के अंदर देखिए, इस केस के अंदर जो मेरा डिफॉर्मेशन किया, मैंने यहां से इसको कंप्रेस किया, डिफॉर्मेशन मेरा हुआ इस तरफ डिफॉर्मेशन हुआ, और फोर्स किस तरफ लगा बेटा मेरा, इस तरफ लगा, अपोजिट डायरेक्शन। ओके, और आप क्या बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स लग रहा है ये हमारा किसकी वजह से लग रहा है, स्प्रिंग की वजह से लग रहा है। तो जब आगे की तरफ जब आप खींच रहे थे इसको, तो ये फोर्स क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है। इसका क्या नाम है, इस फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स बोल सकते हैं स्प्रिंग का। क्यों रिस्टोरिंग फोर्स बोल सकते हैं, क्योंकि इस फोर्स की वजह से क्या कर रही है, देखिए ये फोर्स इस तरह से जनरेट हो रहा है कि स्प्रिंग क्या चाहती है कि मेरी ओरिजिनल जो पोजीशन है, जो ओरिजिनल लेंथ है वो अटेन हो। तो जब आपने इसको आगे की तरफ पकड़ के इस तरह से खींचा, तो फोर्स पीछे की तरफ इसलिए लगा क्योंकि स्प्रिंग क्या चाहती है कि मैं ओरिजिनली उसी पोजीशन के ऊपर आ जाऊं। ठीक है, सिमिलरली इस केस के अंदर जब आपने इसको पकड़ के आगे की तरफ इसको क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, तो स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ लगना स्टार्ट हो गया। क्यों लगना स्टार्ट हो गया, कि स्प्रिंग चाहती है कि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाए। ओके, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, कि ये वापस से उसी पोजीशन के अंदर आना चाहती है। ओके, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं बेटा, रीस्टोरिंग फोर्स बोल देते हैं। तो अभी तो एक पॉइंट आपका क्लियर हुआ। क्या क्लियर हुआ, वो पॉइंट मैं लिख देता हूं। when a spring is deformed, अब डिफॉर्म बेटा कैसे कर सकते हो, आगे की तरफ भी पीछे की तरफ भी। तो क्या होता है बेटा, एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाता है। an internal restoring force is generated which is opposite to the direction of deformation. तो बेटा कुछ नहीं किया, बिल्कुल सिंपल सा था। हमने एक ही पॉइंट के बारे में डिस्कस किया कि जब ओरिजिनल लेंथ पे थी तो इसके अंदर कोई भी फोर्स जनरेट नहीं होता, क्रिएट नहीं होता है। जैसे ही मैं इसको पकड़ के आगे की तरफ खींचता हूं तो एक फोर्स, इसके इंटरनल फोर्स इसके अंदर क्रिएट हो जाता है स्प्रिंग के अंदर। ठीक है, और वो फोर्स क्या चाहता है कि ओरिजिनल पोजीशन अपनी गेन करे। तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, अगर मैं आगे की तरफ पकड़ के खींच रहा हूं तो फोर्स आपका होगा पीछे की तरफ। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूं तो कंप्रेस करेंगे तो इसके अंदर इंटरनल फोर्स क्रिएट होगा, जनरेट होगा। वो चाहेगा ओरिजिनल पोजीशन क्या करे, रीगेन करे। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, अपोजिट होगी। इस तरफ कंप्रेस किया तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ओके, तो अभी तो दो चीजें हमको क्लियर होगी कि अगर मैं आगे की तरफ इसको खींचता हूं ओरिजिनल पोजीशन से तो फोर्स की डायरेक्शन मेरी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, इस तरफ। और अगर मैं इसको आगे की तरफ कंप्रेस करता हूं तो मेरे ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा। ओके, अपोजिट टू द डिफॉर्मेशन। ये चीज आपको क्लियर होगी। दूसरी चीज बेटा क्या है, एक चीज और यहां पे हम मिस आउट कर रहे हैं। वो क्या मिस आउट कर रहे हैं
कि जो फोर्स लगेगा वो आपके दोनों एंड्स के ऊपर लगेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ये एक एंड है, दूसरे वाला एंड है ये फ्री लेंथ। मैंने इस एंड को आगे की तरफ खींचा, स्प्रिंग के आगे की तरफ खींचा, तो आपके इस एंड के ऊपर इस तरफ फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डिफॉर्मेशन। तो बेटा स्प्रिंग की टेंडेंसी ऐसी तो होगी नहीं कि केवल इसी साथ को खींचेगी, ये क्या करेगी, दूसरे वाले हैंड को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, है ना। तो अगर आप, जैसे ये स्प्रिंग है, तो अगर आपने एक हाथ से भी इसको खींचा तो स्प्रिंग क्या चाहेगी, स्प्रिंग दोनों हाथ को आपके खींचना स्टार्ट कर देगी। इस हैंड को भी इस तरफ आएगी और इस हैंड को भी इस तरफ आएगी, इस तरफ खींचना आपका स्टार्ट कर देगी। तो जब आपने ये फोर्स लगाया यहाँ पे, ठीक है, यहां से आपने इसको पकड़ के खींचा, तो एक तो फोर्स इस तरफ लगेगा और ये स्प्रिंग पूरी आपकी क्या होगी, स्ट्रेच होगी है। तो इस एंड के ऊपर भी एक फोर्स लगेगा आपका F, जिसकी वैल्यू क्या होगी, F ही होगी। सिमिलरली यहां से जब आपने इसको कंप्रेस किया तो स्प्रिंग क्या करेगी, दोनों एंड से क्या करेगी, ये फोर्स को अपनी पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करेगी। तो जब आपने कंप्रेस किया तो इस एंड पे भी F फोर्स आएगा और इस एंड के ऊपर भी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आपका F फोर्स आएगा। ओके, सिमिलरली यहां पे भी हमने देखा इस डायरेक्शन पे F फोर्स आएगा, इस डायरेक्शन के अंदर भी इस तरफ से आपका फोर्स आएगा। ओके, तो दूसरा पॉइंट आप ये लिख लीजिए, रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग generates at both of its ends। तो बेटा दोनों एंड पे जनरेट होता है, ऐसा नहीं होता कि एक ही एंड पे जनरेट होगा। तो आप एक एंड को, ये बात ठीक है कि आप एक ही एंड से, एक ही पॉइंट से यहां से आपने पकड़ के खींचा, लेकिन जो फोर्स जनरेट होगा वो क्या होगा, दोनों एंड्स के ऊपर जनरेट होगा और सेम फोर्स आप फील करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहां से हाथ से पकड़ा, इसको यहां से पकड़ा और खींच दिया मैंने, तो आपके दोनों हाथ पे, लेफ्ट वाला हैंड और राइट वाले हैंड के ऊपर इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली कोई स्प्रिंग है, उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐसे पकड़ के उसको कंप्रेस कर दिया, तो आपके इस हैंड पे भी इस तरफ फोर्स लगेगा और इस वाले हैंड पे भी इस तरफ फोर्स लगना आपका स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यही चीज मैंने बताई है यहाँ पे, रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग जनरेट एट बोथ ऑफ द एंड्स। ओके, तो बेटा अभी तो मैंने आपको क्या बताया, वैसे अभी तो मैंने आपको बस फोर्स कैसे जनरेट होगा ये बताया। जब भी हम इसकी ओरिजिनल पोजीशन है या जो ओरिजिनल लेंथ है उसको हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं या फिर उसको हम चेंज करते हैं, तो आपका फोर्स लगता है। उसकी डायरेक्शन भी हम बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो अभी भी लेकिन हमको ये नहीं पता कि कितना फोर्स लगेगा स्प्रिंग की वजह से। ठीक है, तो एक चीज और हम यहां से देख सकते हैं कि अगर आपका डिफॉर्मेशन ज्यादा हुआ, अगर एक तो आप थोड़ा सा स्प्रिंग को कंप्रेस यहां से स्ट्रेच कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जब आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो आपका फोर्स क्या लगेगा बेटा, थोड़ा लगेगा स्प्रिंग की वजह से। लेकिन आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर देंगे, स्प्रिंग को यहां से लेके यहां तक खींच देंगे, तो आपका फोर्स की मैग्नीट्यूड भी क्या होगा बेटा, ज्यादा रहेगा, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो स्प्रिंग का जो फोर्स रहेगा वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, वो इसके डिफॉर्मेशन, जो डिफॉर्म हम कर रहे हैं, यहां पे मैंने एक्स लेंथ डिफॉर्म किया, तो इस एक्स लेंथ के प्रोपोर्शनल आपका आता है। ओके, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। स्प्रिंग फोर्स, याद रखिए आप, स्प्रिंग फोर्स इज proportional to its deformed length, तो बेटा कितना फोर्स लगेगा, तो ये जो फोर्स होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डिफॉर्म लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये जो डिफॉर्म लेंथ यहाँ पे मैंने दिखाई है, ये अगर आपकी कम है, ये डिफॉर्म लेंथ, तो फोर्स क्या होगा बेटा, आपका स्प्रिंग फोर्स जो कि रिस्टोरिंग फोर्स है वो आपका कम होगा। अगर ये डिफॉर्म आपका ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, तो जो आपका फोर्स आएगा स्प्रिंग फोर्स वो क्या आएगा, आपका ज्यादा आएगा। ओके, अभी बेटा फोर्स तो हमको पता चल गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, डिफॉर्मेशन के। डिफॉर्मेशन बोल दीजिए या फिर आप बोल दीजिए कि इस केस के अंदर इलोंगेशन है, इस केस के अंदर क्या है, कंप्रेशन है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मेशन। और अगर हमको ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाना है तो यहां पे एक कांस्टेंट लगा देते हैं हम, के और एक्स।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, याद रखिए। स्प्रिंग फोर्स हमेशा किसके इक्वल होता है? kx के इक्वल होता है। और ये जो k है ये क्या है आपका? कांस्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं क्या? स्प्रिंग कांस्टेंट। प्लीज याद रखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है बेटा? k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। और x क्या है? डिफॉर्मेशन है आपका, डिफॉर्मेशन लेंथ, डिफॉर्मेशन लेंथ। ओके, तो जो ये डिफॉर्मेशन आपका हो सकता है, कंप्रेशन भी हो सकता है या फिर इलोंगेशन भी आपका हो सकता है। ओके, तो चाहे आप यहां पे देखिए, अभी चाहे आप यहां पे कंप्रेशन कर इलोंगेट किया इसको, तो आपने एक्स डैश सपोज कर दिया, इलोंगेट किया। यहां पे सपोज कर दीजिए आपने एक्स डिस्टेंस इसको कंप्रेस किया। तो चाहे एक्स डिस्टेंस आप इलोंगेट कर रहे हो या फिर एक्स डिस्टेंस कंप्रेस कर रहे हो, जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आएगा बेटा वो आपका सेम आएगा दोनों के केस में। तो चाहे आप स्प्रिंग को एक्स डिस्टेंस कंप्रेस कर रहे हो या फिर एक्स डिस्टेंस इलोंगेट कर रहे हो या फिर एक्स डिस्टेंस कंप्रेस कर रहे हो, जो फोर्स आएगा रिस्टोरिंग फोर्स, वो दोनों के केस में सेम आएगा, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? k इंटू एक्स आएगा। ओके, तो ये मैंने बात की बेटा केवल मैग्नीट्यूड की। डायरेक्शन हम देख ही लेंगे कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन के अंदर ये फोर्स हमारा लगेगा, ठीक है? वो मैंने आपको ऑलरेडी यहां पे बता दिया है। ओके, तो बेटा ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है? के एक्स होती है। एक्स क्या है? डिफॉर्मेशन के है। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। और बेटा ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये डिफरेंट स्प्रिंग के ऊपर डिपेंड करता है ना? ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है डिफरेंट स्प्रिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चंस के अंदर आपको स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे के रखेगा। ओके, तो डिफरेंट स्प्रिंग की जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो क्या होता है कि वो क्या होता है? डिफरेंट होता है आपका। ओके, अभी बेटा इसके अंदर अच्छा, अभी बेटा आप ये बताइए कि स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? तो आप यहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? फोर्स बाई के इज इक्वल टू एफ बाई एक्स। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की आपकी यूनिट क्या आ जाएगी? न्यूटन पर मीटर। ओके, तो यहां पे थोड़ा सा जगह नहीं बची है, मैं नीचे लिख देता हूं इस वाले पॉइंट को मिटा के। Unit of spring constant is न्यूटन पर मीटर। ये होती है यूनिट स्प्रिंग कांस्टेंट की। ओके, और कई बार आपको इसको डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछ लेता है। तो बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपको पता होगा। न्यूटन का क्या होता है? फोर्स mLT-2, और ये मीटर है तो डिवाइडेड बाई L। तो आपका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? mt-2। और किलोग्राम सेकंड स्क्वायर, ये भी यूनिट इसकी दे के रखते हैं कई बार। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके बेटा, तो अभी यहां तक कर लिया। अभी एक दो प्रॉब्लम करते हैं ताकि आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे ये आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए पूरा। तो अभी बेटा इसके रिलेटेड कुछ सिंपल सी प्रॉब्लम करते हैं। जैसे एग्जांपल 1 करता हूं। सपोज कर दी कोई स्प्रिंग है और ये कोई ब्लॉक है, ठीक है? एक एंड फिक्स है स्प्रिंग का, दूसरा एंड ब्लॉक के बांध रखा है हमने, जिसका मास कितना है? 2 किलोग्राम। अभी बेटा मैं क्या कर रहा हूं, देखिए मैंने अच्छा स्प्रिंग कांस्टेंट भी आपको दे रखा है। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे रखी है 4 न्यूटन पर मीटर। 4 न्यूटन पर मीटर आपको स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी। तो बेटा मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को, ये स्टार्टिंग में ये ओरिजिनल लेंथ स्प्रिंग की, स्टार्टिंग के अंदर ये ओरिजिनल लेंथ दे रखी है, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैंने इलोंगेट कर दिया स्प्रिंग को, ठीक है, बाई डिस्टेंस x। और x की वैल्यू आपको दे रखी है 0.2 मीटर। मैंने बाई डिस्टेंस 0.2 मीटर इसको इलोंगेट कर दिया, और उसके बाद इसको मैंने जैसे 2 किलोग्राम ब्लॉक को पकड़ा और पकड़ के इसको 0.2 मीटर मैंने इलोंगेट कर दिया। उसके बाद मैंने इसको रिलीज कर दिया यहाँ। ओके,
तो आपको बताना क्या है, आपको ये बताना है कि व्हाट विल बी द फोर्स exerted by the spring सेकंड आपको बताना है कि व्हाट विल द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो बेटा ये दो चीजें आपको यहां पे बतानी है। ओके, तो सभी बच्चे एक बार अपने आप से कर लीजिए, उसके बाद ये सॉल्यूशन को देखिए। यहां पे मैं डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो बेटा आपको पता है कि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है। अगर हम उसको ओरिजिनल पोजीशन से उसको खींच के आगे की तरफ लेके आ गए तो आपकी स्प्रिंग भी ऑफकोर्स सी बात है वो क्या होगी बेटा, यहाँ पे स्ट्रेच हो गई होगी, है ना। तो ये आपकी स्प्रिंग भी यहाँ पे क्या होगी, मैंने नीचे बना दी, ये भी स्ट्रेच हो गई होगी। कितना डिस्टेंस स्ट्रेच हो गई होगी बेटा, 0.2 मीटर। तो आपका जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, वो अपोजिट टू द डिफॉर्मेशन। इस तरफ डिफॉर्मेशन हो रहा है तो इस तरफ आपका स्प्रिंग फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा, है ना। रिस्टोरिंग फोर्स आपका इस डायरेक्शन के अंदर आपका ब्लॉक के ऊपर लगना स्टार्ट कर देगा। तो आप जैसे रिलीज करेंगे तो ये फोर्स लगेगा। तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, तो आपको पता है कि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है बेटा, स्प्रिंग फोर्स वो आपका होता है K इंटू एक्स। ओके, K की वैल्यू आपको दे रखी है यहां पे, K की वैल्यू क्या दे रखी है, 4 न्यूटन पर मीटर। और जो डिफॉर्मेशन आपका हुआ है वो आपको दे रखा है क्या, 0.2 मीटर। तो स्प्रिंग फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी यहां पे बेटा, ये आ जाएगी आपकी 4 न्यूटन पर मीटर इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, डिफॉर्मेशन कितना है 0.2, तो 0.8 न्यूटन क्या आ जाएगा आपका स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस मोमेंट के ऊपर अगर आप इसका एफबीडी बनाएंगे इस ब्लॉक का, तो आप कहेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन N लग रहा है, इसका एक क्या लग रहा है बेटा mg लग रहा है 2g, और एक आपका स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन के ऊपर इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड हमने अभी अभी फाइंड आउट कर दिया है, विच इज इक्वल टू 0.8 न्यूटन। तो बेटा इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, तो ऑफकोर्स ये बात है इस डायरेक्शन तो मूव करेगा नहीं, इस डायरेक्शन के अंदर नेट अनबैलेंस फोर्स है आपका। तो एक्सेलरेशन के लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे। तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ हम क्या लिखेंगे बेटा, नेट रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स कितना है बेटा 0.8 न्यूटन, मास की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 किलोग्राम, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा यहां से 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर। ओके, सो आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू। अगर बेटा कंप्रेस भी करता 0.2 मीटर उस डायरेक्शन में भी जब इसको कंप्रेस करता तो भी आपका जो फोर्स होता वो कितना होता बेटा 0.8 न्यूटन ही होता अगर 0.2 मीटर कंप्रेस करता। लेकिन इस केस के अंदर हमारा जो ब्लॉक है वो किस तरफ मूव होगा, इस तरफ मूव होगा। लेकिन अगर हम इसको कंप्रेस करते तो जो ब्लॉक मूव होता वो इस तरफ होता। ओके, तो आपकी जो ये पोजीशन है हमेशा याद रखिए, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये है आपकी ओरिजिनल लेंथ, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है। तो अगर आपका ब्लॉक इस डायरेक्शन में इस तरफ है तो फोर्स इस तरफ लगेगा, अगर आपका ब्लॉक इस तरफ है तो फोर्स इस तरफ लगेगा। हमेशा ये जो लाइन है जहां पे जो नेचुरल लेंथ खत्म होती है आपकी, जो नेचुरल लेंथ जहां पे है इसका लास्ट वाला पॉइंट आप ले लेंगे मीन पॉइंट, तो हमेशा जो फोर्स लगता है वो इस लाइन की तरफ लगेगा। अगर आपका ब्लॉक इस तरफ है राइट वार्ड है तो फोर्स इस तरफ लगेगा। अगर आपका फोर्स इस लाइन से लेफ्ट वार्ड है तो फोर्स हमेशा इस लाइन की तरफ इस तरह से लगेगा, राइट वार्ड है तो इस तरह से लगेगा। ओके, तो इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। ओके ओके बेटा, मैं इसको रब कर रहा हूं, अभी एक और प्रॉब्लम करते हैं।
बेटा 2 ब्लॉक दे रखे हैं आपको, 2 किलोग्राम का है एक तो, और एक आपको दे रखा है 4 किलोग्राम का। एक 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, एक 4 किलोग्राम का ब्लॉक है, और ये दोनों आपका किसी स्प्रिंग की हेल्प से इन दोनों को बांधा हुआ है, ठीक है। और ये स्प्रिंग आपकी ऑलरेडी इलोंगेटेड है। यहाँ पे आपको मैंने सिचुएशन, मैं क्वेश्चन लिखवा नहीं रहा हूँ क्योंकि बेटा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये जो स्प्रिंग है ये आपकी ऑलरेडी इलोंगेटेड है, और इस स्प्रिंग की वजह से जो 2 किलोग्राम ब्लॉक है, वो जो 2 किलोग्राम ब्लॉक है आपका, उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, इस डायरेक्शन के अंदर है, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 4 मीटर पर सेकेंड पे, ठीक है। इन द सिचुएशन, चलो मैं लिखवा देता हूं, इन द सिचुएशन given above the acceleration, the spring is deformed, स्प्रिंग आपकी डिफॉर्म की हुई है, एंड acceleration of 2 किलोग्राम ब्लॉक इज, लेट्स से जो एक्सेलरेशन है 2 किलोग्राम ब्लॉक का, वो मान लीजिए आप 2 किलोग्राम ब्लॉक इज 4 मीटर पर सेकेंड स्केयर। फाइंड द acceleration of 4 किलोग्राम ब्लॉक। तो बेटा आपको एक्सेलरेशन निकालना है किसका, 4 किलोग्राम ब्लॉक का आपको निकालना है। तो बेटा ये क्वेश्चन भी आप सभी अपने आप से ट्राई कीजिए, उसके बाद ही आप करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, यहां पे मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं। ओके बेटा, तो देखिए सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को, कि स्प्रिंग आपकी डिफॉर्म है और 2 किलोग्राम ब्लॉक को इस तरफ खींच रही है, 4 मीटर पर सेकंड स्केयर इसके ऊपर एक्सेलरेशन है। तो बेटा अगर आप एफबीडी बनाएंगे 2 किलोग्राम ब्लॉक का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो आप कहेंगे कि एफबीडी जब मैं 2 किलोग्राम ब्लॉक का बनाता हूं, तो एक तो 2G फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, एक चलो नॉर्मल रिएक्शन एन ऊपर लग रहा होगा, ठीक है, एक इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा। ओके, स्प्रिंग फोर्स बेटा किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो आपको पता है इसका नेट एक्सेलरेशन इस तरफ है, जो कि कितना है बेटा, 4 मीटर पर सेकंड स्केयर। तो जितने नेट एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन के अंदर लग रहा है, ये जो नेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इस 2 किलोग्राम ब्लॉक के ऊपर, ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, आपको सी बात है बेटा, स्प्रिंग फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है ना, और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब जो नेट स्प्रिंग फोर्स होगा वो आपका एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के अंदर होगा, स्प्रिंग फोर्स आपका। ओके, और इस स्प्रिंग फोर्स की वजह से ही ये एक्सेलरेशन जनरेट हुआ है, विच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो अभी अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ लगाएं ऑन 2 किलोग्राम ब्लॉक, ये 2 किलोग्राम ब्लॉक का मैंने क्या बनाया था, एफबीडी बनाया था, तो न्यूटन सेकंड लॉ से हम स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑन 2 किलोग्राम ब्लॉक, तो बेटा न्यूटन सेकंड लॉ अगर हम 2 किलोग्राम ब्लॉक के ऊपर लगाएंगे, तो आप क्या कहेंगे कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या लग रहा है बेटा, इस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स है Fs, विच इज इक्वल टू ma। तो m की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे 2 किलोग्राम है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है बेटा, एक्सेलरेशन की वैल्यू है आपकी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्प्रिंग फोर्स आप कह देंगे कितना लग रहा है आपका, 8 न्यूटन लग रहा है। चलो ये तो हमको पता चल गया स्प्रिंग फोर्स 8 न्यूटन लग रहा है। अब बेटा कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है, हमको 4 किलोग्राम के ऊपर भी बताना पड़ेगा कि स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा। तो मैंने बेटा बहुत अच्छे से आपको बताया था जब हम स्प्रिंग के बारे में पढ़ रहे थे, कि जब आपकी स्प्रिंग, ये आपकी है ओरिजिनल स्प्रिंग, और इसको मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, इलोंगेट कर दिया, इसको मैंने डॉटेड लाइन से इलोंगेशन बना दिया, एक्स डिस्टेंस मैंने इलोंगेट कर दिया। तो बेटा फोर्स किस किस डायरेक्शन में लगेगा, तो मैंने आपको बताया था कि इस डायरेक्शन में एफ फोर्स लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स, और इस पॉइंट के ऊपर भी आपका रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इस तरफ। ओके, ओरिजिनल पोजीशन गेन करने के लिए। और आप ऐसे देख सकते हैं, ये है आपकी लाइन
जहां पे खत्म होता है, इस लाइन के राइट वर्ड हमेशा लाइन की तरफ फोर्स लगेगा। तो ये राइट लाइन की तरफ फोर्स लग रहा है, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे देखेंगे तो हमेशा लाइन की तरफ फोर्स लगेगा इस तरफ। ओके, तो फोर्स दोनों एंड के ऊपर लगता है और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये स्प्रिंग आपकी, यहाँ पे स्प्रिंग आपकी क्या है, स्ट्रेच है, तभी फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इस एंड के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, आप कहेंगे 2 किलोग्राम वाले के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो इस वाले ब्लॉक के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो बेटा इस वाले ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, विच इज इक्वल टू एफ ओनली। ठीक है, अगर ये मैं एफ एस बोल रहा हूं तो बेटा ये भी आपका क्या होगा, एफ एस होगा। तो जब आप 4 किलोग्राम वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे तो आपका नॉर्मल रिएक्शन एमजी और स्प्रिंग फोर्स किस तरफ लग रहा है, आपका इस डायरेक्शन के अंदर लग रहा है, और जिसकी वैल्यू कितनी है वो हमने निकाल दी है 8 न्यूटन। तो 8 न्यूटन इसके ऊपर नेट फोर्स लग रहा है, एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा बेटा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा आपका। ओके, तो यहां पे अभी हम देख सकते हैं किसका, एफबीडी ऑफ 4 किलोग्राम ब्लॉक। तो एफबीडी ऑफ 4 किलोग्राम क्या होगी बेटा, एफबीडी ऑफ 4 किलोग्राम ब्लॉक। तो एक तो बेटा 4 की नीचे की तरफ लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन कोई मतलब नहीं है इससे। तो एक आपका स्प्रिंग फोर्स इस तरफ लगेगा। बेटा ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, इस तरफ क्यों लगेगा, क्योंकि दोनों एंड्स पे इस तरफ को, तो इस तरफ का तो हमको पता चल गया है, दूसरे वाले एंड पे अभी जैसे मैंने बताया कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आपका क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो इस तरफ स्प्रिंग फोर्स लगेगा 4 किलोग्राम ब्लॉक के ऊपर। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी है, फोर्स की वैल्यू वो हमने फाइंड आउट कर ली है यहां से, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम होती है। इस एंड पे स्प्रिंग फोर्स सेम लगेगा, इस एंड पे स्प्रिंग फोर्स आपका सेम लगेगा। तो स्प्रिंग फोर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, 8 न्यूटन होगी यहाँ पे। और आपको पता है कि स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा आपका, 8 न्यूटन इज इक्वल टू 4 इंटू ए। तो एक्सेलरेशन ऑफ 4 किलोग्राम ब्लॉक विल बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये होगा आपका एक्सेलरेशन किसका, किस ब्लॉक का, 4 किलोग्राम ब्लॉक का। ओके, तो बेटा आज का तो टाइम आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद भी इसमें 2-3 केस बचते हैं कि सपोज कर दीजिए कि जब हम स्प्रिंग को काट देते हैं 2 पार्ट्स के अंदर, 3 पार्ट्स के अंदर, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो के है वो कैसे वेरी होता है वो हम देखने वाले हैं। उसके बाद 2 स्प्रिंग्स को ज्वाइन कर देते हैं या फिर 2 स्प्रिंग्स को हम पैरेलली जोड़ देते हैं, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये सभी पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखने वाले हैं। ओके, तो यहां तक आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अगर आपको डाउट है तो आप पूछ लीजिए मेरे से। ओके, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम आपकी लाइव क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।